और इजराइल यूएस के बीच में सीज फायर हो गया है। अब यदि हम इसमें देखें तो बहुत सारे इफ एंड वर्ड्स हैं। अब यदि देखोगे तो सीज फायर जो हुआ है उसमें तीन कंट्री जो टर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, इन तीनों के मध्यस्थता से एक तरीके से ये सीज फायर हुआ। यदि देखोगे तो टर्की और इजिप्ट जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट स्टेक होल्डर है इस पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर, और इस वॉर के बीच में उसका अच्छा एक रिलेशन है। ठीक, लेकिन यदि पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिकन का कह सकते हैं एक मैसेंजर बन के उसने काम किया। बाकी उसको क्या उससे एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, वो एक अलग चर्चा की विषय है, उसको हम देखेंगे कभी। देखोगे तो इस जो पीस एक तरीके से सीज फायर हुआ है उसमें जो पॉइंट्स हैं, मेन इसमें पॉइंट ये है कि यूएस और इजराइल ने अपना पॉइंट्स रखा है कि जो भाई सबसे पहले तो तुम ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो अभी तक तुमने यूरेनियम का 60% तक इनरीच किए हो, और फिर उसको इनरीच करके वेपन ग्रेड जो 90% प्लस में ले जाओगे, उसको तुम ख़त्म करो, उसको रोको। जबकि इस पे ईरान मानने को तैयार नहीं है। दूसरा चीज़ जो है हॉर्मुज़ का भाई उसको तुम क्या करोगे, क्लियर करोगे, हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रखे वर्ल्ड इकोनॉमी में उसके इम्पैक्ट पर है। ठीक, ये है मेन पॉइंट इस सीज फायर को लेकर। ईरान का कहना है कि जो हम पे अटैक किया है उसके लिए हम एक परमानेंट एश्योरेंस मिल जाना चाहिए वर्ल्ड के तरफ से कि फ्यूचर में ये अटैक नहीं होगा। दूसरा ईरान का कहना है जो भाई जो हमारा डैमेज हुआ है उस डैमेज का भरपाई होना चाहिए। तो अभी ये सीज फायर एक तरीके से कह सकते हैं आप एक उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। ये फ्यूचर में जाके ये टूट भी सकता है क्योंकि जिस तरीके का इक्वेशंस है। अब हम यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर को देखेंगे किसका क्या है, क्या इसमें फ़ायदा और क्या घाटा हुआ, और क्या आने वाले टाइम में क्या-क्या हो सकता है उसको देखने की कोशिश करेंगे इसमें। हम यदि इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इज़राइल की पॉलिसी एकदम क्लियर कट है कि ईरान, कमज़ोर ईरान इज़राइल के लिए अच्छा होगा। ठीक? तो इसमें इज़राइल का यही कहना है कि भाई तुम न्यूक्लियर इनरीच करोगे नहीं, यूरेनियम इनरीच करोगे नहीं, और उसको वेपन ग्रेड तक ले नहीं जाओगे। दूसरा, तुम अपने मिसाइल्स प्रोग्राम को उतना स्ट्रॉन्ग करोगे नहीं जो हमारे सुरक्षा के लिए खतरा होगा। तीसरा चीज़ यदि आप देखोगे तो इज़राइल का ये है कि तुम जितने भी अपने डेविल्स ग्रुप बना रखे हो, हमास, हूती, हिज़्बुल्लाह, उसको तुम किसी भी तरीके का सपोर्ट दोगे नहीं। यदि इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो रिजीम चेंज करना, वहाँ पे एक परमानेंट रिजीम चेंज करना उसका ऑब्जेक्टिव था, जो कि इसमें देखा नहीं, जो इसमें हुआ नहीं है इस वॉर में। ठीक, ईरान की जो नैरेटिव वॉर जो वर्ल्ड मीडिया में दिखाया गया है उसमें ईरान को एक ताकतवर दिखाया गया है, जो आने वाले समय में ईरान इसका एडवांटेज लेकर हो सकता है कि वो हमास, हूती, हिजबुल्लाह को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इजराइल के लिए एक खतरा ही आने वाले टाइम में होगा। इसीलिए इस पीस को या इस सीज फायर को एक फर्जाइल माना जाता है। ठीक, इजराइल को यदि आप देखोगे तो इजराइल ने हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए अभी लेबनान पे अटैक कर रहा है, और वो जो लिटनी रिवर का जो एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के अटैकिंग रेंज से ईरान को इजराइल को सिक्योर किया जाए। तो ये अभी इजराइल का ऑब्जेक्टिव की तरफ दिख रहा है। ठीक, अब यदि हम ईरान की बात करें तो अब देखो ईरान ने क्यों सीज फायर पे राज़ी हुआ, वो चीज़ है। एक तो ये है कि भाई अमेरिकन और जो इजराइल के फायर पावर है उसमें ईरान कहीं भी किसी भी तरीके से मैच करने वाला नहीं था। यदि आप देखोगे तो पूरे स्काई पे, पूरे यहाँ एयर में अमेरिकन और इजराइल का पूरी तरीके से कंट्रोल था, वो आप देख सकते हैं। यदि आप देखोगे डैमेज तो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ठीक, और उसके बाद यदि देखोगे तो जिस तरीके से ट्रंप ने एक तरीके से अल्टीमेटम दिया था कि भाई 48 आवर्स में जो दे रहा हूँ उसमें तुम सीज फायर पे आ जाओ और टेबल पे आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। तो एक इससे एक फियर तो क्रिएट ज़रूर हुआ था, क्योंकि ईरान यूएस ने बोला था जब भाई हम तुम्हारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट टारगेट करेंगे, और इसमें
जब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है तो ऑब्वियसली है कि सप्लाई लाइन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली है कि ईरान के लिए वो अच्छा नहीं होता, फिर उसको बिल्ड करने में अरबों खरबों रुपए लगते हैं और बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए एक तो ईरान है, दूसरा यदि नैरेटिव वॉर में देखोगे तो ईरान को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इस वर्ल्ड मीडिया में। और जो ईरान को लेकर जो एक सिंपैथी था वर्ल्ड में, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई अब तो हो गया ना, जब तुम्हें पीस के लिए टेबल पे लेके बुला रहा है तो तुम अब भाव खा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? तो ईरान को वहाँ पे विलेन बन जाता है, इसीलिए भी ईरान हम आया पीस के लिए। दूसरा यदि तीसरा यदि देखोगे तो यदि ये वॉर एस्केलेशन के लैडर पे यदि नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता, तो फिर वहाँ से फिर बैक होना बहुत एक टफ हो जाता है। मे भी मान लीजिए कि यदि इजराइल कोई टेक्टिकल न्यूक्लियर का यूज़ करता, तो हो सकता है कि ईरान के लिए बहुत बर्बादी होती है। वर्ल्ड की जो एक डायनामिक्स है, उस डायनामिक्स में चेंजेस होता है। टेक्टिकल न्यूक्लियर होता क्या है कि छोटा न्यूक्लियर मान लीजिए, कम वज़न का, कम इम्पैक्ट का न्यूक्लियर मान लीजिए कि उससे इफ़ेक्ट 500 मीटर में, 1 किलोमीटर के अंदर उसका इफ़ेक्ट होता। तो और जो कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर्स जो होता है, उसमें क्या होता है कि भई पूरी हेवी उसका वेट होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए? अब देखिए इस वॉर से जो आप ईरान को देखोगे एडवांटेज, एक तो एडवांटेज आप ये देख सकते हो कि ईरान ने हॉर्मुज़ जो पहले एक ओपन था और एक एक फ्री ट्रेड, एक फ्री नेविगेशन के लिए वर्ल्ड की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा था, वो अब एक हो गया कि ये हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान अपने अंदर में आने वाले फ्यूचर में लेगा, जो कि वर्ल्ड इकॉनमी के लिए वो अच्छा नहीं होगा। और ईरान के कंट्रोल में जाने से हो सकता है कि गल्फ़ के अदर स्टेट्स जितने हैं उसको लिए एक टफ होगा। तो इससे फ़ायदा हुआ है, हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान अपने अंदर में ले लिया है, ठीक। अब यदि देखोगे इसमें जो फ़ायदा दूसरा हुआ है, रिजीम एक स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। तीसरा यदि देखोगे तो जिस भी तरीके का फ्रीडम था, वॉइस था वहाँ पे और रिजीम के अगेंस्ट था, वो भी किसी भी तरीके की रेगुलेशंस को आसानी से दबा दिया जाएगा और ह्यूमन राइट्स और वर्ल्ड में इस तरह का कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक। यदि आप देखोगे तो ईरान अब इसका एडवांटेज लेकर अपनी जो उसका स्फीयर है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने प्रभाव को बढ़ाने का कोशिश करेगी। जितने भी रेबल्स ग्रुप हैं, चाहे हूती हो, हिज़्बुल्लाह, हमास हो और जितने भी ये कुतुब हमास हो जो इराक के अंदर है, सबको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा और सबको ये प्रोवाइड कराएगा। इवन अभी ना करे बट यदि फ्यूचर में वो करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के उभरा है वर्ल्ड मीडिया में। इवन रियलिटी कुछ और अलग हो, ठीक। आप यदि देखोगे तो ईरान के लोग और जो ईरान के जितने भी प्रॉक्सी है सबका मोराल बहुत हाई हो गया, ठीक। अब यदि अगर नेक्स्ट देखोगे तो सैंक्शन जो ईरान पे लगा हुआ है, मे बी सैंक्शन ख़त्म हो सकता है। अमेरिकन कंडीशन लगाएगा कि भाई तुम ये सब काम नहीं करोगे तो तुम्हारे हम सैंक्शन ख़त्म करेंगे, ठीक। और यदि नेक्स्ट आप यदि देखोगे तो जो ईरान के अंदर एक चीज़ हुआ है, वो एक जो कह सकते हैं पहले का एक रेडिकल जो एक लाइन ऑफ कमांड था उसको ख़त्म किया गया। सेकंड लाइन ऑफ कमांड जो आएगा, मे बी यदि वो मॉडरेट हो और कोई और स्ट्रेटजी को यूज़ करके फिर अभी मान लीजिए अपनी जितनी भी सपोर्ट है, जितने रेबल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको वो अभी थोड़ा ठंडा रखे और अभी मॉडरेट को ऑप्ट करे और अपनी पहले स्फीयर को, इनडायरेक्ट स्फीयर को बढ़ाए। इनडायरेक्ट जो उसका इफ़ेक्ट है इस वॉर से, जो उसको अचीवमेंट मिला है, एक नैरेटिव अचीवमेंट मिला है, तो वो उसको और इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश करेगा। फिर उस इन्फ्लुएंस के अंदर इनडायरेक्टली कोवर्ट तरीके से फिर अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को, जितने रेबल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नेक्स्ट यदि देखोगे तो इसमें आईआरजीसी को जो एक स्ट्रॉन्गनेस दिखा रखी है, ठीक। उसके बाद यदि देखोगे इस वॉर में जाके ईरान का जो आप देखोगे वो इम्पैक्ट पूरे अरब वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगा और जितने भी अदर मेंबर्स हैं अरब वर्ल्ड में, उसको हमेशा वो अब धमकाएगा, एक तरीके से रैग धमकाएगा उसको। अब हम तीसरे प्लेयर को यदि देखते हैं, यदि हम गल्फ़ स्टेट की बात देखें
तो गल्फ़ को इसमें एक वल्नरेबल दिखाया गया है, ठीक? इससे अब क्या होगा, जो गल्फ़ अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा था और जितने भी इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड के एक फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल हब बनने की कोशिश कर रहा था, हाई टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने, अपने एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रहा था, वर्ल्ड में अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए एक सेंटर पॉइंट बन रहा था। तो वो उस पे उसका क्वेश्चंस होगा गल्फ़ स्टेट को लेकर, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि देखोगे तो गल्फ़ भी एक चीज़ ये देख रहा है कि भाई हम अमेरिकन सिक्योरिटी के अंदर रहकर हमें इस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ा है। मे बी हो सकता है कि वो अमेरिकन को क्वेश्चन कर सकता है कि जो आपकी वजह से ये सब हुआ है, अब हमें सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर पा पाए, हम इतना अटैक झेले हैं, तो मे बी उससे वो क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक। अब गल्फ़ भी अपनी सिक्योरिटी अलाइनमेंट को देखेगा, अदर दैन अमेरिकन, वो देखेगा अदर छोटा-छोटा सिक्योरिटी अलाइनमेंट करेगा, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का कोशिश करेगा, जिससे कि मान लीजिए इंडिविजुअली भी वो ईरान से फाइट कर सके, ठीक। उसके बाद आप यदि देखोगे तो गल्फ़ स्टेट भी अदर प्लेयर्स जैसे कि रसिया, चाइना के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, अपनी डिपेंडेंसी अमेरिकन से हटाने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखेगा गल्फ़ कि भाई हमारी जो मोनार्की है उसको कभी भी किसी भी तरीके का सीआईए कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू एक अरब स्प्रिंग टाइप ना ला दे, वो भी ध्यान रखेगा। लेकिन वो अमेरिकन्स से थोड़ा-सा अपने रिलेशंस को उतना ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो डाइवर्सिफ़ाई करेगा। वो रसिया से, चाइना से भी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रसिया, चाइना, ईरान को मे बी हो सकता है कि फ्यूचर में उसको दबाए, जो भई तुम अपनी धमकाने की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है उसको कम करो गल्फ़ के अदर मेंबर को। तो ऑयल पे जो डोमिनेंस है वो अदर वर्ल्ड में इन सब कंट्रियों को होगा, डी-डॉलराइज़ेशंस की तरफ एक तरीके से बढ़ सकते हैं। अब यदि हम यूएस स्टेक होल्डर की बात करेंगे तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरीके का फेस सेविंग करके इस वॉर से अपने आप को खींचा है, क्योंकि अब देख रहे थे जिस तरीके से रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हो रहा था, वो अमेरिकन पे हमेशा क्वेश्चंस लगा रहा था, ठीक। अब दूसरा चीज़ ये देखोगे तो ये वॉर को खींचना नहीं चाहता था अमेरिकन। इसके पीछे का ये था, एक तो रीज़न, यदि वॉर को खींचता तो बूट्स ऑन द ग्राउंड करना पड़ता। बूट्स ऑन द ग्राउंड करने के बाद मे बी ये वॉर और लंबा खींचता, गुरिल्ला वॉरफेयर होता, क्योंकि जो ईरान की ज्योग्राफी है, वहाँ का जो टेरेन जितने भी हैं, वो एकदम पूरे हिली रीजन है, तो वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर होता है वियतनाम की तरह से। और वो जब बॉडी बैग यूएस के अंदर जाता तो यूएस के लोग क्वेश्चंस करते हैं, जब भाई हमारा डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। और जो आपका मागा कैंपेन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तरीके से तो अमेरिकन का कुछ नहीं ग्रेट कर रहे हैं। तो इसीलिए भी वो डायरेक्ट उसमें फंसने नहीं चाहता था, इसीलिए भी ये चीज़ फायर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी था, ठीक। अब यदि देखोगे अमेरिकन भविष्य में, फ्यूचर में, आप ये मान के चलो कि अमेरिकन ईरान को छोड़ेगा नहीं, ठीक। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकन का यहाँ पे एक तरीके से बेइज्जती हुआ है, तो वो उसको बदला लेगा ही लेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल ये था कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन था कि रिजीम चेंज हो जाएगा ईजिली यदि हम टॉप कमांड को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो ये जो इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, वो उसके वजह से ये वॉर इस तरीके का हो गया, जिसमें ईरान नैरेटिव वॉर में आगे चला गया। तो इंटेलिजेंस के फेलियर की वजह से ये एक चीज़ देखा गया है। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन को जिस तरीके से एक बेइज्जती झेलना पड़ा है, वो वो उसका बदला लेगा ही लेगा। बदला कैसे लेगा? मे बी अमेरिकन डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे ना करे, लेकिन इज़राइल को फुल सपोर्ट करेगा, हर एक तरीके से इज़राइल को सपोर्ट करेगा। इज़राइल फाइट करता रहेगा, वो कभी भी ईरान को स्ट्रॉन्ग बनने के नहीं देगा, क्योंकि यदि यहाँ पे अमेरिकन इजराइल ईरान को खुली छूट दे देता है, तो यहाँ पे एक चीज़ होगा कि चाइनीज़ और रशियन का डोमिनेंस हो जाएगा ऑयल सेक्टर के अंदर पूरे अरब वर्ल्ड में। वो अमेरिकन कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से बाहर
निकला, अमेरिकन की किरकिरी हुई है, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये अमेरिकन की हेजेमनी या अमेरिकन का जो एक मतलब एक हैवॉक है पूरे वर्ल्ड में, वो ख़त्म हो जाएगा। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागन ये कभी नहीं चाहेगा, ठीक। तो यहाँ पर या तो इजराइल को पूरी सपोर्ट देगा, या यहाँ पे कोवर्टली ईरान के अंदर वो पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन करेगा ही करेगा, प्रेजेंट में ना करे फ्यूचर में करेगा। उसके बाद रेबल्स ग्रुप को यहाँ पे खड़ा करेगा, जिस तरीके से यहाँ पे रेबल्स है, जैसे ईरान में एक कुर्द है, कुर्द रेबल्स ग्रुप है, कुर्द को खड़ा कर सकता है, किसी और रेबल्स ग्रुप को खड़ा कर सकता है जो फ्रीडम डेमोक्रेसी के नाम पर किसी रेबल्स ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है। ईरान को करेगा ही करेगा। शिया सुन्नी का कोई इक्वेशंस बना के उसने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ईरान को चैन से रहने नहीं देगा। यदि ईरान अमेरिकन कंडीशंस पे खड़ा हो जाएगा, अमेरिकन कंडीशंस को मान लेगा, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन यदि नहीं होता है तो अमेरिकन करेगा ही करेगा, ठीक। अब देखो ये सीज फायर क्यों अमेरिकन ने कर लिया। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक हॉर्मोज की वजह से जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था, तो उससे केवल वर्ल्ड इकोनॉमी इफ़ेक्ट हो रहा था। आप देखोगे यदि इंडिया के अंदर यदि को ऑयल महंगा होगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होकर अमेरिका में जाएगा तो वहाँ पर भी महंगा होगा। और इस तरीके से एक वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशंस के अंदर हर एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पूरा वर्ल्ड इससे इफ़ेक्ट होता है। तो एक तो इन्फ्लेशन अमेरिकन मार्केट में भी आ गया था, और इससे पहले ही अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से उसने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया था, तो पहले ही इन्फ्लेशन था और अमेरिका इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ चुका था, और एक इस वॉर की वजह से ऑयल में इन्फ्लेशन आ गया। तो पूरी तरीके से जो वहाँ के पब्लिक है, जो उसका वोट बैंक है ट्रम्प के लिए, वो भी क्वेश्चंस करने लगे कि जो भाई आपको इसमें जाने की क्या ज़रूरत था। और हॉर्मुज़ पे कंट्रोल कर लेने से एक अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन फायर पावर, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन डिप्लोमेसी के ऊपर क्वेश्चंस था, जो भाई आप हॉर्मुज़ को क्लियर नहीं करा पा रहे हैं, हॉर्मुज़ का एक छोटा सा प्लेयर आके जाम कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। तो ये इसीलिए भी अमेरिकन के लिए सीज फायर ज़रूरी था। दूसरा आप मागा देखोगे, मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस का क्या है ऑब्जेक्टिव, जो भाई जो अमेरिकन हेजेमनी है, जो अमेरिकन एक पावर है, उसमें वर्ल्ड में यूनिपोलर को एस्टैब्लिश करना है, जो भाई अभी अमेरिकन ही अमेरिकन है और दूसरा कोई है नहीं। कोल्ड वॉर में जब यूएसएसआर का ख़त्म हुआ और उसके बाद से एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, तो अभी कुछ 5-7 सालों से जिस तरीके से चाइना ने अपने इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस को दिखाया है, और इकोनॉमिक वॉरफेयर में डायरेक्ट अमेरिकन को वो हर एक फ्रंट पे वो चैलेंज करता है, तो उस तरीके से अमेरिकन हेजेमनी पर वो क्वेश्चंस होने लगा था। तो इस वजह से भी अमेरिकन को यहाँ पे अपने आप को ये दिखाना था, जो दिखा दिया। अब इस वॉर ट्रैप में फंसता तो फिर खिंच जाता, तो इसीलिए बोला कि भाई सीज फायर कर लेते हैं, क्योंकि जो वॉर हुआ था तो वो तो इसके लेकर हुआ था ना कि जो भाई उसको इंटेलिजेंस था, यदि टॉप कमांडर को हटा देंगे तो वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पे खींचता तो अमेरिकन इससे परेशान होते, जिस वजह से उसने चाहा कि भाई किसी तरीके से सीज फायर करके निकलते हैं, फिर देखेंगे अदर स्ट्रेटजी लगाकर फ्यूचर में कुछ किया जाएगा, ठीक। उसके बाद एक मिड टर्म इलेक्शन है, वो मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को एडमिनिस्ट्रेशन रिपब्लिकन को कांग्रेस सेनेट के अंदर मेजोरिटी चाहिए था। और तो उसके वजह से, क्योंकि तभी तो वो फिर कांग्रेस से लेजिस्लेशन पास करवा के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करता, तो उसके लिए भी था मिड टर्म में रिपब्लिकन का कोई घाटा ना हो। उसके बाद जो यूएसए या नेटो के बीच में जो अभी जिस तरीके का एक इक्वेशंस बना, जिस तरीके का लड़ाई हुई, इनडायरेक्ट जो एक वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वो चीज़ को भी अपने सिक्योरिटी अलाइनमेंट में देखने का मौका मिलेगा, नेटो के साथ अब क्या करना है नहीं करना है। तो ये सब भी ज़रूरी था, क्योंकि वो तो अमेरिकन समझ रहा था भाई हम आएंगे तो नेटो आएगा ही आएगा, लेकिन नेटो ने जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस किया, जो भाई आपका हम पीछे पीछे आने वालों में से नहीं हो, तो ये एक नया सीखने को मिला। तो फिर अमेरिकन फिर आएगा, ये पीछे जाने वाला नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का वो अपने हेजेमनी को ख़त्म नहीं करेगा, अरब वर्ल्ड में किसी भी तरीके का फ्री हैंड किसी को नहीं देगा। अब हम अदर प्लेयर को यदि देखेंगे, यदि रसिया चाइना को देखेंगे, तो रसिया चाइना ने अपना एक डोमिनेंस यहाँ पे दिखाया है। ईरान का एक तरीके से नैरेटिव वॉर में स्ट्रॉन्ग दिखना, ये रसिया चाइना के लिए है, ठीक। उसके बाद इससे क्या होगा, जो एक ऑयल पे एक डी डॉलराइजेशंस की तरफ जो ब्रिक्स जो ग्रुप है वो आगे बढ़ेगा,
ऑयल पे ऑयल मार्केट पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वेनेजुएला को जिस तरीके से अमेरिकन ने कंट्रोल कर लिया है, ऑयल का जो इधर चाइना को वेनेजुएला से ले रहा था और डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा था, तो उसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे हो सकता है कि पूरे गल्फ को बोलेगा जो भाई हमसे भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो, रशिया चाइना बोलेगा हमसे भी स्ट्रॉन्ग करो, और मतलब लोकल करेंसी में भी हम कर सकते हैं। तो डी-डॉलराइजेशन के लिए है कि अच्छा होगा, ब्रिक्स और स्ट्रॉन्ग दिखेगा यहाँ पे, ठीक। गल्फ स्टेट भी अपना रिलेशंस को इसमें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा, पूरी अमेरिकन डिपेंडेंसी नहीं रखेगा, क्योंकि ईरान को लेकर एक खतरा होगा, ठीक। उसके बाद देखोगे अब इससे क्या होगा, जिस तरीके से अमेरिकन ने देखा है कि चाइना रशिया ने इसको सपोर्ट किया है, तो जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ था इधर से मिडिल ईस्ट से गल्फ, इधर पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन ने कंसंट्रेशन किया था फोर्स को, अपने माइंड को, वो कंसंट्रेशन अब अच्छी तरीके से करेगा, क्योंकि देख लिया कि भाई चाइना ने इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट किया है और हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें कमज़ोर दिखाने के लिए किया है। तो अब यहाँ पे पैसिफिक ओशियन के अंदर जितने भी प्लेयर है, चाहे जापान हो, कोरिया हो, ताइवान हो, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमेरिकन वहाँ पे पूरी तरीके से चाल चलेगा, और चाइना को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो एक ये जो कहते हैं कि एक आसियान में अमेरिकन पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आसियान में हमें चाइनीज़ को हमेशा चैलेंज करेगा। तो एक जो कह सकते हैं वॉर फील्ड क्रिएट बन रहा है पूरा पैसिफिक के अंदर, ये आने वाले फ्यूचर में होगा। वर्ल्ड में आप अ, है, जो अब किसी भी तरीके का वॉर होगा, तो कोई भी कंट्री में वॉर में जाने से पहले वो पहले देखेगा जो भाई वॉर में हमें मिलिट्री स्ट्रांगनेस ही नहीं चाहिए, हम अपने इस वॉर से हम अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कितने दिन तक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं। क्योंकि देख रहे हैं एक वॉर होने से क्या होता है, वर्ल्ड में किस तरीके से इन्फ्लेशन आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं। तो अब जो वॉर होगा वो दो तरीके से होगा, एक मिलिट्री स्ट्रांगनेस और फिर एक इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस। इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस रखना बहुत ज़रूरी होगा इस वॉर से, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो कि वॉरफेयर में एक डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव दिखाया गया है। जिस तरीके से ईरान ने अपनी जो एयर पावर है उसको बनाया नहीं, और किसी भी तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास उतना स्ट्रांग था नहीं, बोला भाई हमें मारना है तो मारो, हम भी मारेंगे। तो डिफेंसिव पे फोकस ना करके ऑफेंसिव वॉरफेयर यहाँ पे देखा गया है। तो एक वर्ल्ड को एक इस तरीके का एक सीख मिलेगा। हालांकि ईरान का जियोग्राफिकल जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो अलग टाइप का है, लेकिन वर्ल्ड में भी इससे एक सीख मिलेगा। उसके बाद एक लो कॉस्ट वॉरफेयर देखने को मिला है। ईरानी ने अपने केवल मिसाइल और ड्रोन जो बहुत सस्ते में बनता है उसके वजह से इस वॉर के पूरी तरीके से चेंज हुआ है। तो जो मिलिट्री मार्केट है, जो डिफेंस मार्केट है, जो आर्म्स का मार्केट है, उसमें जो हाई कॉस्ट हम खरीदते हैं, बड़े बड़े जहाज़ खरीदते हैं, बड़े बड़ा रडार सिस्टम खरीदते हैं, बड़ा बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, तो उस कंपनी के लिए क्वेश्चंस हो जाएगा जब भाई ये उतना काम का नहीं होता है। यदि किसी एयर डिफेंस सिस्टम पे 100 मिसाइल छोड़ दिया जाएगा तो मे बी 50 को वो एयर डिफेंस सिस्टम रोक ले, लेकिन 50 तो हिट करेगा ही करेगा। तो उस तरीके के एक डिफेंस मार्केट में भी एक चेंजेस आएगा, और हर एक कंट्री अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें भी चेंज करेगा कि भाई ये वॉर में ड्रोन हो गया, मिसाइल हो गया, इसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। तो ये कुल मिलाकर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम देखेंगे इंडिया के बारे में कभी सेपरेट लेक्चर्स में, हम देखेंगे भाई इंडिया का क्या इसमें रोल रहा, क्या इससे आगे ऑब्जेक्टिव होगा, क्या फ्यूचर में इससे हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।